एपिसोड 136 से 140 तक। हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप लोग मुझे भर भर कर कोस रहे होंगे क्योंकि मैंने इतने दिनों तक कोई स्टोरी अपलोड नहीं की। दरअसल मैं अपने घर पर नहीं थी, इस वजह से मैं स्टोरी नहीं बना सकती थी। अब मैं कल ही अपने घर वापस आई हूँ तो मैं स्टोरी लिखना शुरू कर दी हूँ और इसे आज अपलोड कर रही हूँ। इतना देर करने के लिए आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। चलिए अब बिना देर किए स्टोरी शुरू करते हैं। तो अब तक आपने पिछले एपिसोड में देखा कि अमायरा अपने घर वापस आती है जहाँ उसकी आंटी उसका इंतज़ार कर रही थी। अब आगे अमायरा थोड़ी ही देर में फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आ जाती है और वह अपनी आंटी को आवाज़ लगाने लगती है, आंटी आंटी आप कहाँ हैं। तभी किचन से उसकी आंटी बोलती है, बच्चा मैं यहाँ हूँ, तुम बस टेबल पर बैठ जाओ, मैं खाना लेकर आ रही हूँ। उन्होंने ऑलरेडी बहुत से खाने टेबल पर रख दिए थे, अब बस थोड़ा ही कुछ लाना बाकी था। वह अपने दोनों हाथों में बाउल लेकर आ रही थी। अमायरा देखती है कि उसकी आंटी ने अपने दोनों हाथों में बाउल पकड़ रखा है तो वह जल्दी से उनके पास जाती है और उनके हाथों से बाउल को लेते हुए बोलती है, आंटी यह क्या है, आप कितनी लापरवाही कर रही हैं। देखिए खाना कितना गर्म है और आपने इसे दोनों हाथों में पकड़ रखा है। मेरा इंतज़ार कर लेती, मैं भी आती आपके साथ, हम दोनों मिलकर खाना यहाँ पर लगा देते। उसकी बातों को सुनकर दामिनी जी मुस्कुराने लगती हैं और बोलती हैं, कोई बात नहीं, यह इतना ज़्यादा गर्म भी नहीं है, मैं कर लूँगी। बस बच्चा आप चल कर बैठ जाओ और जल्दी से गर्मा गर्म खाना टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना है। इतना बोलकर वह डिनर टेबल पर खाना को रख के सर्व करने लगती है। उन्होंने सबसे पहले अमायरा के लिए प्लेट निकाला जिस पे उन्होंने थोड़े थोड़े सभी खानों को सर्व किया। जैसे ही अमायरा खाना देखती है तो उसकी आंखें खुशी से चमकने लगती है क्योंकि उन्होंने खाने में अमायरा का मनपसंद बनाया हुआ था जिसमें मटर पुलाव, पनीर की सब्जी, वेज बिरयानी, मीठा रायता, खीर, छोले और पूड़ियाँ थी। इसे देखकर अमायरा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, वाह आंटी आपने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है, अब मुझसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आने लगा है। इतना बोलकर वह जल्दी से खीर का एक चम्मच अपने मुंह में डाल लेती है। जैसे ही खीर उसके मुंह में जाती है अमायरा अपनी आंखें बंद कर खुशी होते हुए बोलती है कि वाह यह खीर कितना ज़्यादा लजीज है, बिल्कुल मेरी माँ की याद दिलाता है। लेकिन तभी उसे अचानक से याद आता है कि उसने ऐसा क्यों बोला। क्या कभी उसने अपने माँ की हाथों की खीर खाई है? क्या अगर उसने खाया भी है तो उसे याद भी है, फिर अचानक से उसके मुंह से ऐसे कैसे निकल गया, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। वहीं जैसे ही दामिनी जी उसके मुंह से यह सुनती हैं तो उन्हें अफसोस होता है और वह अमायरा की ओर देखने लगती हैं। उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि अमायरा की माँ कौन है और वह अमायरा को क्यों इस तरह अकेले छोड़ दी है। अभी अमायरा के बारे में उन्हें बहुत कुछ जानने को था, सो उन्हें जानने का मौका अभी तक नहीं मिला था।
और वह इस तरह अमायरा से कुछ भी पूछ नहीं सकती थी। उन्हें डर था कि कहीं उनके किसी बात से अमायरा को तकलीफ ना पहुंच जाए। इसीलिए अभी तक उन्होंने अमायरा से उसके पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। वहीं अमायरा, जिसे सब कुछ पता था, वह अपनी बातों को कहकर शांत हो जाती है। उसे याद आ जाता है कि उसके सामने खड़ी लेडीज उसकी माँ की दोस्त है और पिछले जन्म में उन्होंने उसे अच्छे से बताया था कि यह खीर बनाना उन्होंने उसकी माँ से सीखा था, क्योंकि वह लोग पिछले जन्म में कुछ दिनों तक एक साथ रहे थे। जब उन्होंने अमायरा को उसकी माँ के बारे में बहुत कुछ बताया था, लेकिन इस जन्म में उन्हें अभी कुछ भी नहीं पता है। तभी दामिनी जी जब अमायरा का लटका हुआ चेहरा देखती हैं तो सोचती हैं शायद उसे अपनी माँ की याद आ रही है। सोचते हुए वह अमायरा के सर पर हाथ फेरते हुए बोलती हैं कि बच्चा, क्या सच में खीर बहुत ही टेस्टी है। लाओ मुझे भी तो चिखाओ। मुझे नहीं लगा था कि यह खीर तुम्हें इतना पसंद आएगी। वह किसी तरह अमायरा का मन बहलाना चाहती थी, जिससे वह अपनी यादों से बाहर निकल जाए। और होता भी यही है। अमायरा खुशी खुशी बोलती है, हाँ आंटी, खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप भी टेस्ट करके देखिए। इतना कहकर वह अपने ही बाउल से एक चम्मच खीर निकालकर उन्हें खिलाने लगती है। उसके इस प्यार को देखकर दामिनी जी का दिल भर जाता है। एक पराई लड़की होकर भी उसके अंदर कितना अपनापन था, और एक उसके अपने थे जिसने उनकी ज़िंदगी को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ा था। पर वह अपने इस दुख को अमायरा के सामने नहीं लाना चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि अमायरा का मन दुखी हो और किसी भी प्रकार की उसे टेंशन हो। इसलिए वह खुद को संभालती हैं और अमायरा से बोलती है कि हाँ, वाकई में यह खीर तो बहुत ही टेस्टी है। मुझे यकीन नहीं होता कि मैंने इतना अच्छा खीर बनाया है। इतना बोलकर वह हंसने लगती है और वहीं अमायरा भी उनकी बातों को सुनकर हंसने लगती है। इसी तरह दोनों लोग हंसी खुशी अपना खाना खत्म करते हैं। जैसे ही अमायरा अपना खाना खत्म करके हाल में आकर बैठती है, वह दामिनी जी के साथ कुछ समय बिताना चाहती थी, इसलिए वह अपने रूम में नहीं जाती है। फिलहाल उसके पास करने को बहुत सारे काम थे, लेकिन फिर भी अभी दामिनी जी नई नई उसके घर में आई थी, जिस वजह से वह उन्हें अकेला नहीं महसूस करवाना चाहती थी। वहीं दामिनी जी बर्तन को किचन में रखने चली गई थी, तभी अचानक से अमायरा का फ़ोन बजता है। जैसे ही वह फ़ोन में देखती है तो वह उसके असिस्टेंट का कॉल था, तो वह तुरंत ही उसे रिसीव कर लेती है। तो दूसरी तरफ से उसका असिस्टेंट बताता है कि आज एक जगह फिर ऑप्शन होने वाला है और वहाँ पर कुछ कीमती डायमंड की बिक्री होगी। तो क्या आप वहाँ जाना चाहती हैं? उसकी बातों को सुनकर अमायरा सोचने लगती है, फिर उससे कहती है कि ओके ठीक है, तुम मुझे पूरी डिटेल भेज दो। इतना कहकर वह फ़ोन कट कर देती है और सोचने लगती है कि क्या उसे जाना चाहिए। वैसे उसे अभी बहुत सारे कीमती डायमंड की ज़रूरत है। अगर वह इस तरह के ऑप्शन में भाग लेगी तो वह बहुत जल्दी बहुत सारे डायमंड इकट्ठा कर सकती है, जिससे वह अपने ज्वेलरी शॉप को जल्दी ही खोल सकेगी और बहुत सारे पैसे अर्न कर सकेगी। इसलिए वह मन बनाती है कि वह वहाँ जाएगी। वह तुरंत ही उठकर अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जाने के लिए वह अच्छे से तैयारी करने लगती है, क्योंकि उसे पता था कि वह जहाँ जा रही है वह खतरे से भरी जगह होगी। सो उसका इस तरह से जाना ठीक नहीं होगा। वही दूसरी ओर श्रेयांश अपने केबिन में बैठा हुआ था और उसके हाथों में वही ब्रेसलेट था जो उसने आराध्या के शॉप से खरीदा था।
वह उस ब्रेसलेट को अपने हाथों में लेकर बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसके होठों पर इस समय बहुत ही प्यारी सी मुस्कान थी। ऐसे कोई उसे देख लेता तो उसे अपने आंखों पर यकीन नहीं होता कि डेविल इस तरह से मुस्कुरा भी सकता है। लेकिन यह मुस्कुराहट तो उस ब्रेसलेट को देखकर आ रही थी, जिसे वह मन में ही सोच रहा था कि वह उससे अमायरा को कैसे देगा। अब तक उसने बहुत सारे बहाने ढूंढ लिए थे मन में, लेकिन कोई भी उसे सटीक नहीं समझ आ रहा था। बहुत सारे प्लान बनाए पर सारे प्लान फेल ही लग रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह ब्रेसलेट वह उस लड़की तक कैसे पहुंचाए, जबकि उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। वह अचानक से कहां से प्रकट हो जाती है और कहां गायब हो जाती है। लेकिन उसने डिसाइड कर लिया था कि अब की बार अगर वह उसे मिलेगी तो वह पक्का उसे यह ब्रेसलेट पहनाएगा, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। वहीं उसके सोच में खलल डालते हुए उसका फ़ोन बजता है, तो वह देखता है कि यह फ़ोन उसके दोस्त ईशान का था। वह फ़ोन को रिसीव करता है। दूसरी तरफ से ईशान की आवाज़ आती है। वह बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वह बोलता है कि क्या तुम्हें पता है आज जेनसोन में ऑप्शन होने वाली है। उसकी बातों को सुनकर श्रेयांश को समझ नहीं आता कि वह क्या बताना चाहता है। तो वह बोलता है कि क्या बोलना चाहते हो, थोड़ा सही सही बताओ। तो वह बोलता है कि अरे यार, मैं तुम्हें यह बता रहा हूँ कि जेनसोन में ऑप्शन होने वाली है, जहाँ पर हीरो के ऑप्शन होंगे। यानी तुम समझ सकते हो कि डायमंड वाले पत्थर वहाँ पर ऑप्शन में लगने वाले हैं। और तुम्हें तो पता है, जहाँ कहीं यह ऑप्शन होता है वहाँ पे वह सीक्रेट इंसान ज़रूर पहुँचता है। यानी हमारे पास एक अच्छा मौका है उसे ढूंढने का। इस समय ईशान गर्भित की बात कर रहा था। वह उसे कितने दिनों से ढूंढ रहा था, पर गर्भित ऐसा व्यक्ति था जो अपने पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ता था। इस वजह से ईशान उसे बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ऑप्शन के बारे में सुना तो उसे पक्का यकीन हो गया था कि यह बंदा यहाँ ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे पता था कि यह उसकी कमज़ोरी है। जहाँ कहीं ऑप्शन होता था वह ज़रूर जाता था। बस फ़र्क इतना पर था कि वह वहाँ भेष बदल कर जाता था। उसे पहचानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन यह एक अच्छा मौका था। वह चाहे जितना भेष बदल ले, अगर श्रेयांश उसके साथ जाएगा तो वह उसे आसानी से पकड़ लेगा, क्योंकि श्रेयांश एक नज़र में ही लोगों को पहचान जाता था। इसी वजह से ईशान ने श्रेयांश के पास फ़ोन किया था। वहीं ईशान शर्मा की बातों को सुनकर श्रेयांश भी सोचने लगता है कि यह एक अच्छा मौका है। इतनी जल्दी उन्हें यह दूसरा मौका मिलेगा, उसे भी भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन अब जब मौका मिला है तो वह उस मौके को हाथ से जाने नहीं देगा। इसलिए वह भी उस ऑप्शन में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वह ईशान से पूरी तैयारी करने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ अमायरा जल्दी ही पूरा अपना गेटअप चेंज करके अपने रूम से बाहर आती है। तब तक दामिनी जी आकर हॉल में बैठ चुकी थी और जैसे ही वह अमायरा को देखती है तो वह
आश्चर्य में पड़ जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने खड़ी लड़की अमायरा है, क्योंकि अमायरा ने इस समय अपना पूरा गेटअप चेंज कर रखा था। वहीं अमायरा देखती है कि दामिनी जी उसकी ओर कैसे देख रही है, तो उसे समझ आ जाता है कि इस वक्त उनके मन में क्या चल रहा है। वह तुरंत ही उनके पास जाती है और बोलती है कि क्या हुआ आंटी, आप मुझे इस तरह से क्यों देख रही हैं। उसकी बातों को सुनकर दामिनी जी बोलती हैं कि बच्चा, यह तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है, क्या तुम कहीं जा रही हो। क्योंकि उन्हें भी अच्छे से पता था कि अगर कोई सीक्रेट मिशन में कोई जाता है तो इसी तरह से अपना पूरा गेटअप चेंज कर लेता है। आखिर में उन लोगों ने भी बहुत से सीक्रेट मिशन इसी तरह से किए थे, तो भला वह कैसे नहीं समझ सकती थी, लेकिन फिर भी वह अमायरा से जानना चाहती थी। वहीं अमायरा उनकी बातों को सुनकर अमायरा दामिनी जी को बताती है कि वह किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही है, हो सकता है उसे आने में देर हो जाएगी, और उसने अपना गेटअप इसलिए चेंज कर रखा है जिससे उसे कोई पहचाने ना, क्योंकि आपको तो पता ही है अकेली लड़की का सरवाइव करना कितना मुश्किल होता है, और इस तरह से अगर वह गेटअप चेंज कर लेगी तो वह अपनी असली पहचान को छिपा लेगी, जिस वजह से अगर कोई रिस्क भी होता है तो वह उससे आसानी से बच सकती है। कोई भी खतरा आने पर वह उसे हैंडल कर सकती है। उसकी बातों को सुनकर दामिनी जी को संतुष्टि मिलती है कि चलो, कम से कम यह बच्ची अपने लिए बहुत ही ज़्यादा सतर्क है और उसे कुछ नहीं होगा, तो वह भी रिलैक्स हो जाती हैं और बोलती हैं, बच्चा बहुत ध्यान से जाना, क्योंकि अब रात होने वाली है, जिस वजह से तुम्हें दिक्कत हो सकती है। वह दामिनी जी को बोलती है कि आंटी, डरने की कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगी। इतना बोलकर वह बिना देर किए दामिनी जी से इजाज़त लेती है और निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर गर्भित को भी इस बारे में पता था। वह भी अपना गेटअप पूरी तरह से चेंज करके उस जगह के लिए निकल चुका था। फिलहाल अभी वहाँ जाने के लिए ये तीनों लोग निकल चुके थे, लेकिन इन तीनों को एक दूसरे के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहीं अमायरा अपनी गाड़ी लेकर जैनसान के लिए निकल चुकी थी। वहाँ की दूरी लगभग अमायरा के घर से 1.5 घंटे की दूरी पर थी। जैनसान अमायरा के घर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित था। इस वजह से अमायरा वहाँ जल्दी पहुँचने वाली तो नहीं थी। अमायरा इस समय अपने सेक्रेटरी से वह सारी जानकारी हासिल कर रही थी जो उसे वहाँ जाने पर फेस करना पड़ सकता था। वह किसी भी तरह से कोई गलती नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वह उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो रही थी। इस वक्त अमायरा अपनी गाड़ी ड्राइव कर रही थी और वहीं दूसरी ओर उसकी नज़र अपने फ़ोन पर भी थी, जिसमें उसका सेक्रेटरी मैसेज कर उसे सारी जानकारी दे रहा था। तभी अचानक से उसे कुछ लोगों के लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। अमायरा देखती है कि कुछ दूरी पर रास्ते में ही कुछ लोग किसी को मार रहे थे। अमायरा इस लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए वह अपनी गाड़ी
दूसरी साइड से कट कर जाने लगती है। लेकिन तभी उसकी नज़र उस शख्स पर पड़ती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। यह और कोई नहीं बल्कि उसका भाई रवि था। अमायरा तुरंत ही अपने गाड़ी को रोकती है। एक ही झटके में तेज आवाज़ के साथ उसकी गाड़ी रुक जाती है, जिस वजह से कुछ दूरी पर ही खड़े उन लोगों की नज़र भी इस गाड़ी पर जाती है। वहीं उस गाड़ी को रुकता देखकर वहां खड़े लोगों के आंखों में गुस्सा उतर आता है और उन लोगों ने सोच लिया था कि अगर गाड़ी में बैठा शख्स उनसे उलझने के लिए आएगा तो वह आज उसे भी जान से मार डालेंगे। वही वह लोग और कोई नहीं, विशाल, कुशल, कार्तिक और रवि के दुश्मन थे। वह वही लोग थे जिन लोगों ने उनकी धुलाई की थी। वहीं रवि उन लोगों से लड़ने के लिए आया था, लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि वह लोग अपने बैकअप के लिए गुंडों को बुला लेंगे, जिस वजह से वह उनके चाल में बुरी तरह से फंस चुका था और अब वह उनके हाथों से पीट रहा था। वही जैसे ही अमायरा गाड़ी से उतरती है, उन लोगों की नज़र अमायरा पर पड़ती है। इस समय अमायरा ने अपना गेटअप एक 30 साल की महिला के रूप में कर रखा था। वह लोग उसे देखकर रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके सामने कोई लड़की खड़ी है जो बेहद ही कमज़ोर दिख रही है, जिस वजह से अब उन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों ने सोचा था कि वह आकर ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें नसीहत देगी तो वह लोग उसे डांट कर भगा देंगे, इसलिए वह लोग रिलैक्स हो गए थे। वहीं अमायरा अपने कदम उसकी ओर बढ़ा लेती है। वह लोग सड़क के दूसरे साइड खड़े थे। वहीं रवि जब देखता है कि कोई उसकी ओर आ रहा है तो उसे बचने की एक उम्मीद नज़र आती है, लेकिन जैसे ही वह अपनी आंखें ऊपर कर देखता है तो एक अनजान सी महिला को देखकर वह उम्मीद भी छोड़ देता है। इतने सारे गुंडों का भला यह महिला क्या ही कर लेगी, उल्टा यह लोग तो उसे भी मारेंगे और उसकी भी जान खतरे में पड़ जाएगी। पर यह कौन है जो यहाँ पर इतने खतरे में इतना सब कुछ देखते हुए आ रही है, उसे भी समझ नहीं आ रहा था। तभी अमायरा उनके पास पहुंच जाती है और वह अपनी वॉइस को थोड़ा चेंज करते हुए बोलती है कि यह तुम लोग क्या कर रहे हो और इसे क्यों मार रहे हो। उसकी बातों को सुनकर वहाँ खड़े लोग उसे घूर कर देखने लगते हैं और बोलते हैं कि सुनो मैडम, आप जो कोई भी हो यहाँ से निकल जाओ, बेकार के हमारे लफड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा भी उसी तरह तीखे लहजे में बोलती है कि मैं तुमसे ये नहीं पूछ रही हूँ, मैंने जो पूछा है मेरे सवालों का जवाब दो। उसके ऐसे तीखे लहजे को सुनकर उन लोगों को आश्चर्य होता है, क्या इस औरत को इतने सारे लोगों से डर नहीं लग रहा है। कम से कम वहाँ 20 लोग थे, वहीं रवि अकेले था जो उनसे पीट रहा था। इस समय रवि की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी, उसके सर से खून बह रहा था, उसके गाल उनके मारे पंच की वजह से पूरी तरह से सूज चुके थे, आंखें काली हो गई थी क्योंकि उन लोगों ने उसके चेहरे का नक्शा ही बिगाड़ दिया था। हाथ पैर ऐसे हो गए थे मानो टूट गए हों। उन लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से पीट रखा था। अमायरा से यह सब देखा नहीं जा रहा था। आखिर में उसके होते हुए उसके भाई को कोई कैसे हाथ लगा सकता है। उसका भाई तो हंसमुख सीधा साधा सा है। उसे अच्छे से पता था कि वह
इनमें से 2 लोगों को भी नहीं पीट सकता है, तो अब तक उसने कितना मार खाया होगा। यह सुनकर अमायरा को दुख होने लगता है। तभी वह लोग फिर से बोलते हैं कि ओए मैडम, यहाँ से निकल लो, इससे पहले कि हमारा गुस्सा तुम पर भी उतर जाए। पतली गली पकड़ो और सीधा निकल लो, वरना तुम्हारा अंजाम क्या होगा। तभी उसमें से दूसरा व्यक्ति बोलता है, अरे यार, इतनी मस्त माल है, क्यों जाने के लिए बोल रहे हो। चलो चलकर इसे अपने अड्डे पर ले चलते हैं, थोड़ा एंजॉय किया जाए। आखिर में बेचारी में इतनी गर्मी जो भरी है, ये नहीं कि सीधे रास्ते जा रही थी तो चली जाए। इसे बहुत मुंह लगने की फुर्सत है ना, तो चलो अच्छे से मुंह लगाते हैं। उसके ऐसे घटिया बातों को सुनकर अमायरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वह उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि घटिया इंसान, तुम लोग इतने घटिया हो कि तुम्हें मारते वक्त मुझे शायद तरस ना आए। उसकी बातों को सुनकर वह लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं और बोलते हैं, क्या कहा तुमने, क्या तुम हम लोगों को मारोगी? अरे देखो तो इस छुई मुई को, यह हमें मारेगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम फूंके और तुम उड़ जाओ। पहले अपने आप को तो देखो, ऐसे लग रहा है जैसे कि अगले ही पल एक पंच में तुम यहीं ढेर हो जाओगी और तुम हमें मारने की धमकी दे रही हो। उनकी बातों का अमायरा पर कोई असर नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि वह कितनी पावरफुल है। वह आराम से इन लोगों को मज़ा सिखा सकती है, लेकिन वह अभी इनसे मुंह नहीं लगना चाहती थी। वह तुरंत ही रवि की ओर देखते हुए बोलती है कि यह लोग तुम्हें क्यों मार रहे हैं। वही रवि को समझ नहीं आता कि वह इस महिला को क्या जवाब दे। आखिर में यह क्यों जानना चाहती है कि वह इसे क्यों मार रहे हैं। क्या यह उसकी कोई हेल्प कर सकती है? अगर हेल्प कर सकती है तो यह पुलिस को क्यों नहीं फ़ोन कर सकती थी? यहाँ आने की इसे क्या ज़रूरत है? यह महिला तो निहायत ही बेवकूफ़ है, पर उसे क्या पता कि उसके सामने खड़ी यह महिला और कोई नहीं, उसकी बहन है, जिसे उसकी बहुत ज़्यादा परवाह हो रही है। वहीं अमायरा देखती है कि उसका भाई कुछ नहीं बोल रहा है, तो वह गुस्से में उससे बोलती है कि मैंने तुमसे कुछ पूछा है, यह लोग तुम्हें क्यों मार रहे हैं? तो वह उससे बताने लगता है कि उसके और इनके बीच थोड़ी बातचीत हो गई थी और इसी कहा सुनी में लड़ाई शुरू हो गई और फिर इन लोगों ने इन गुंडों को बुला लिया और वह उसे मार रहे हैं। उसकी बातों को सुनकर अमायरा को इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अगर इन्हें लड़ना था तो मुंह से ही लड़ लेते, क्या ज़रूरत थी इतना ज़्यादा हाथापाई पर उतरने की। और क्या इनका इरादा इसके भाई का जान लेने का नहीं था? जिस तरह से यह लोग उसे मार रहे थे, पक्का यह उसकी जान लेकर ही छोड़ते। आज उसका भाई इन लोगों का शिकार बनने वाला था। यह सोचते ही अमायरा के मन में गुस्सा फूट पड़ता है। इस समय उसके पूरे शरीर में गुस्से की लहर दौड़ रही थी। उसका खून इतना ज़्यादा गर्म हो चुका था कि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी उसे देखकर हंसते हुए एक आदमी आगे बढ़कर बोलता है, ओ छम्मक छल्लो, चलो यहाँ बेकार में टाइम ना खराब करो, चलो मैं तुम्हें जन्नत की सैर कराता हूँ। इतना बोलकर वह अश्लील तरीके से अमायरा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। उसकी नज़रों में अश्लीलता झलक रही थी। वहीं अमायरा जैसे ही उसे देखती है तो एक पल के लिए उसे अपने रीढ़ तक की हड्डी में ठंडक महसूस होती है, क्योंकि इस वक्त अमायरा की आंखें आग उगल रही थी। लेकिन फिर भी वह सोचता है कि यह शायद उसका वहम है। यह लड़की यूं ही उसे डराने की कोशिश कर रही है। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता और जाकर अमायरा का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है। लेकिन जैसे ही वह अमायरा को छू पाता, वह तुरंत ही एक्शन मोड में आ जाती है और एक ही झटके में उसके हाथों को पकड़कर जोर से मरोड़ देती है। इसके साथ ही उसके हाथों की हड्डियां टूटने की आवाज़ सबके कानों में जाती है और एक जोरदार चीख उसके गले से निकलकर बाहर आती है।
जो वहाँ पूरे माहौल में फैल जाती है। उसकी चीख को सुनकर सब आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि अचानक से क्या हुआ और वह आदमी जमीन पर पड़ा तड़प रहा था, क्योंकि अमायरा ने उसके हाथों की 2 जगह की हड्डी तोड़ दी थी, पहला तो कंधे की और दूसरा उसके कलाई की, जिस वजह से वह बहुत बुरी तरह से छटपटा रहा था। वहीं वह लोग जैसे ही अपने दोस्त की ऐसी हालत देखते हैं, वह भागकर उसके पास जाते हैं और कुछ लोग अमायरा के ऊपर अटैक कर देते हैं। बस क्या था, अमायरा तुरंत ही उन पर हावी हो जाती है। बिना पलक झपकाए बस कुछ ही देर वहाँ सभी जमीन पर गिरे तड़प रहे थे। बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हुआ। क्या यह लड़की इतनी ज़्यादा ताकतवर है? क्या उसके आदमी ही इतने कमज़ोर हैं? आखिर में इस लड़की ने कैसे उन्हें इस तरह से ज़मीन पर तड़पने के लिए मजबूर कर दिया? वह लोग तो अपने दोस्त को उठाने में लगे हुए थे। उन्होंने तो कुछ देखा ही नहीं, बस उनके चिल्लाने और कराहने की आवाज़ ही उनके कानों में गई। एक्शन तो उन्होंने मिस कर दिया। इस समय सभी के दिमाग में यही बातें चल रही थी। वहीं अमायरा उन लोगों को पीटकर अब इन लोगों की ओर बढ़ जाती है। उसे इस तरह निडर से आगे बढ़ता देखकर उन्हें अब थोड़ा डर लगने लगता है, लेकिन वह सोचते हैं कि नहीं, यह इन पर कैसे हावी हो सकती है? वह लोग इतने ज़्यादा हैं और वह अकेली एक लड़की, वह भी इतनी कमज़ोर सी। यह सोचकर वह मुस्कुराते हुए अमायरा की ओर आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि पागल लड़की, तू क्या सोचती है कि तुम हम जैसे हट्टे कट्टे लोगों से लड़ पाएगी? अभी तुरंत माफ़ी मांग और यहाँ से निकल जा, वरना तेरा वो हश्र करेंगे कि पूरी ज़िंदगी तू बस बिस्तर पर तड़पते ही दिखेगी और उस दिन को कोसेगी जिस दिन तू हमारे सामने आई थी। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। अभी उसकी हंसी रुक पाती कि अमायरा ने घुमाकर एक जोरदार लात उसके मुंह पर दे मारा, जिससे उसके सारे दांत टूटकर तुरंत ही नीचे झड़झड़ कर गिरने लगते हैं और उसके मुंह से खून का फव्वारा बाहर निकल जाता है। वहाँ खड़े बाकी के लोग तो यह नज़ारा देखकर डर जाते हैं। अमायरा ने अपने पैरों पर इतना ज़्यादा फोर्स लगाया था कि पलक झपकते उसका पूरा जबड़ा टूट चुका था। उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था, लेकिन उसके शरीर से उठ रहे दर्द ने उसे भरोसा करने पर मजबूर कर दिया। क्या यह दुबली पतली सी, देखने मरी हुई कमज़ोर सी लड़की इतनी ज़्यादा ताकतवर है? अब जाकर उसे समझ में आया कि वह बाकी लोग क्यों इस तरह ज़मीन पर तड़प रहे हैं, क्योंकि उसका भी यही हाल था। उसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उससे अपने पैरों पर दोबारा खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। वह भी ज़मीन पर बेसुध सा गिरा तड़प रहा था और बस अपने मन में सोच रहा था कि वह क्यों इस लड़की को कमज़ोर समझ बैठा। अगर वह पहले से ही सतर्क रहता तो शायद इतनी ज़ोर से उसे न पड़ी होती, पर अब उसके पास कोई चारा नहीं था। उसके सारे दांत टूट चुके थे, जिंदगी भर का दर्द उसे मिल गया था। वहीं बाकी लोग अब थोड़ा डरकर अमायरा के सामने आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अब की बार सब कुछ अपने आँखों से देखा था। अमायरा ने किस तरह उस पर अटैक किया था, वह कितना ज़्यादा पावरफुल अटैक था। एक ही किक में उसका क्या हाल हुआ था। वही अब वह सब मिलकर अमायरा पर अटैक कर देते हैं, पर अमायरा बहुत ही फुर्ती के साथ उनके अटैक को रोकते हुए उस पर वापस से अटैक कर रही थी, जिस वजह से वहाँ बिल्कुल युद्ध के मैदान जैसा दृश्य बन गया था। कम से कम उस तरफ 7 से 8 लोग थे और वहीं अमायरा अकेली थी, फिर भी वह सब पर भारी पड़ रही थी। वहीं रवि तो अपनी आंखें फाड़े इस नज़ारे को देख रहा था। उसका तो सारा दर्द गायब हो गया था। वह बस आंखें फाड़े यही देख रहा था कि
यह दुबली पतली सी लड़की कितनी ज़्यादा ताकतवर है। क्या सच में कोई लड़की इतनी ज़्यादा ताकतवर हो सकती है? उसे तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इस लड़की ने उसकी जान को बचाया है, उसे इन गुंडों से सेव किया है। वह इस लड़की को अपने हाथों से जाने नहीं देगा। वह उसे किसी तरह भी अपने ज़िंदगी में लाएगा, चाहे जैसे हो, चाहे जो करना हो। वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा। अब इसके मन में अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, क्योंकि वह इस लड़की से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था। वहीं उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सामने वह लड़की जो उन गुंडों से फाइट कर रही है, सामने वह लड़की जो उन गुंडों से फाइट कर रही है वह उसकी अपनी बहन है। अगर इस बारे में थोड़ा भी अमायरा को पता लगता तो वह तो इसका भरता ही बना देती। बेचारा रवि अपने मन में ख्याली पुलाव बना रहा था और उन गुंडों को पीटता देखकर उसे जितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी, उसे तो वह शब्दों में बयान ही नहीं कर सकता था। वहीं अमायरा उन पर भारी पड़ रही थी। वह एक एक कर सभी के हाथ पैरों की हड्डियां तोड़े जा रही थी, क्योंकि लड़ने का यह सबसे सरल तरीका उसे लगता था। उसे यह तरीका बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इससे उसका टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं होता था और उसे ज़्यादा फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, जिस वजह से वह जल्दी थकती भी नहीं थी। वह बस एक काम करती थी, जिस किसी का हाथ उसके हाथों पर पड़ जाता बस तुरंत ही वह उसे तोड़ देती, और जो कोई भी पैर उठाकर उस पर अटैक करने की कोशिश करता, दूसरे ही पल उसका पैर टूटा हुआ मिलता, जिस वजह से वहां पर अब सभी के हाथ पैर टूट चुके थे और सभी ज़मीन पर पड़े कराह रहे थे। बेचारों की हालत इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि वह कुछ बोलने के काबिल भी नहीं बचे थे। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह पूरे 20 लोग थे, वो भी इतने हट्टे कट्टे और इतने ज़्यादा पावरफुल, लेकिन आज उन्हें एक पतली दुबली सी हड्डी के समान दिखने वाली लड़की ने इस कदर धोया कि वह सब ज़मीन पर पड़े करा रहे थे। उन्हें इस वक्त खुद पर इतनी ज़्यादा शर्म आ रही थी कि उनका मन कर रहा था कि चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरे। कितने शर्म की बात है। वह कोई गली के गुंडे नहीं थे। उन लोगों ने स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी थी, उसके बावजूद वह एक लड़की से हार गए। और शर्म की बात उनके लिए यह थी कि अगर वह अकेले होते तो कोई बात नहीं थी, वह पूरे 20 के 20 थे और उनके सामने एक अकेली लड़की थी। सच में उनका मन कर रहा था इस वक्त सामने खड़ी इस लड़की के पैरों को छूकर उससे आशीर्वाद ले लें कि इसी तरह वह लोग भी पावरफुल बन जाएं, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर सकते थे। वह ज़मीन पर सिर्फ तड़प सकते थे, जो वह बाकायदा कर रहे थे। वहीं उन सभी को पीटने के बाद अमायरा रवि के पास जाती है। जैसे ही रवि उसकी नज़रों को देखता है तो एक पल के लिए डर जाता है, क्योंकि अमायरा उसे बहुत ही बुरी तरह से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अगर आंखों से किसी को जलाया जा सकता था तो वह उसे तुरंत ही जलाकर भस्म कर देती। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि इस लड़की ने अभी तक उसकी हेल्प की, उसे इन गुंडों से बचाया, अब आकर उसी पर क्यों इस तरह से गुस्सा दिखा रही है। उससे क्या गलती हो गई? उसने तो अभी तक अपना मुंह भी नहीं खोला। वह अपना बेचारा सा चेहरा बनाए अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर टिमटिमाते हुए उसे देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस लड़की से क्या बोले और क्या पूछे। तभी अमायरा बोलती है कि हो गया, कर चुके अपने मन का। इस तरह से आपको उन लोगों से लड़ने की क्या ज़रूरत थी?
अगर आज आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाती। वहीं उसकी आवाज़ को सुनकर रवि को आश्चर्य होता है। उसके सामने खड़ी इस लड़की की आवाज़ तो उसकी बहन से बिल्कुल मिलती जुलती है। वह उसे आश्चर्य से देखने लगता है। वहीं जब अमायरा उसे देखती है इस तरह पागलों की तरह देखता हुआ, तो उसे समझ आ जाता है। तब वह बोलती है, भाई मैं अमायरा हूँ। उसकी बातों को सुनकर अब रवि आश्चर्य से अपनी आंखें फाड़े उसे ध्यान से देखने लगता है। क्या सच में यह उसकी बहन है? वह उसे कन्फर्म करने के लिए पूछता है, क्या सच में तुम मेरी बहन अमायरा हो? उसकी बातों को सुनकर अमायरा का मन कर रहा था कि अपना सर पीट ले। अरे, वह जब खुद बोल रही है कि हाँ वह अमायरा है, तो इसमें पूछने वाली क्या बात है? फिर वह गुस्से में बोलती है कि हाँ मैं अमायरा हूँ, क्या आपको नहीं लगता? लेकिन आप यहाँ इन लोगों से लड़ने क्यों आए थे? और इस तरह से लड़ने से क्या मतलब था आपका? बिना तैयारी के इस तरह अकेले कभी किसी से लड़ने के लिए नहीं निकल जाना चाहिए। और देखिए, आपकी इस बेवकूफ़ी की वजह से आज आप मरते मरते बचे हैं। अगर मैं वक्त पर यहाँ नहीं पहुँचती तो पक्का यह लोग मार मार कर आपकी जान निकाल लेने वाले थे। उसकी बातों को सुनकर रवि के पूरे शरीर में एक डर की लहर उठती है, क्योंकि उसने पहले ही यह अंदाज़ा लगा लिया था कि आज उसकी मौत पक्की है। लेकिन तभी उसकी बहन फरिश्ता बनकर उसके सामने आ गई और फिर उन लोगों को किस तरह से पीटा यह सोचते हुए उसकी आंखें चमकने लगती है और वह बोलता है, अरे सिस्टर, क्या तुम एक अच्छी फाइटर हो? मैंने तुम्हारी फाइटिंग स्किल देखी है। तुम बिल्कुल किसी बड़े फाइटर की तरह लड़ रही थी। मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तुम देखने में इतनी दुबली पतली और कैसे उन मोटे मोटे गेंडों पर भारी पड़ रही थी। आखिर में तुमने यह सब कब सीखा? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो कुछ भी हो, तुम्हारी फाइटिंग स्किल तो कमाल की थी। एक ही वार में तुम दुश्मनों को चित कर देती थी। उसकी बातों को सुनकर अमायरा कुछ भी जवाब नहीं देती। आखिर में वह उसे क्या जवाब दे कि यह सब फाइटिंग उसने पिछले जन्म में सीखा था। इस जन्म में उसने अभी ऐसा कुछ भी नहीं सीखा था और न ही वह किसी की नज़रों में आई थी। वहीं रवि तो अब बिना मुंह बंद किए उसके फाइटिंग की तारीफ किए जा रहा था। सुनते सुनते जब वह थक जाती है तो ज़ोर से चिल्लाती है कि बस करो, अब अपना मुंह बंद करो। इतना मार खाने के बावजूद लगता है आपको दर्द नहीं हो रहा है, जो इस तरह टपर टपर कब से बोले जा रहे हो। जाओ, जाकर शांति से अपना इलाज करवाओ। मुझे कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाना है। तभी रवि उसकी फिक्र करते हुए बोलता है कि अरे सिस्टर, तुम कहाँ जा रही हो? शांत रहो, शांत रहो। तो हमारा गुस्सा करते हुए बोलती है कि मैं शांत रहूं? आपको समझ में आता है कि आज आपने क्या किया है और मुझे शांत रहने के लिए बोल रहे हो? वहीं उसके गुस्से को देखकर रवि को भी एक पल के लिए उससे डर लगने लगता है और वह बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप उठकर भागने लगता है। तभी अमायरा बोलती है, क्या तुम जाने की कंडीशन में हो? क्या मुझे तुम्हें छोड़ना चाहिए? तब रवि बोलता है, अरे नहीं नहीं, मैं चला जाऊंगा। अभी मैं इस लायक तो हूँ कि गाड़ी को ड्राइव कर सकूं। तब अमायरा बोलती है कि ठीक है, वैसे अगर तुम्हें जाना है तो फिर चले जाओ और ध्यान से जाना और सीधा हॉस्पिटल जाना और पहले अपना ट्रीटमेंट करवाना। उसके बाद घर के लिए जाना। मुझे एक ज़रूरी काम है, सो मुझे अब निकलना चाहिए। इतना कहकर वह वहाँ से निकल जाती है। वहीं रवि ध्यान से जाते हुए अपनी बहन को देख रहा था। क्या उसकी बहन को इतने लोगों को पीटने के बाद थकान नहीं लगी? क्या इतनी लड़ाई के बाद भी उसकी बहन थकती नहीं है? अजीब बात है। यही सब सोचते हुए
वह भी अपने गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। वहीं अमायरा उसे देखती है कि अब वह अपने गाड़ी में सेफली बैठ चुका है, तब वह अपने गाड़ी पर बैठ निकल जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के एपिसोड में आपके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।